वो लड़की तमतमाई हुई उनके सामने आई और बोली, आप भरत कुमार हैं और फिर भी ऐसी हरकत करते हैं। आप भरत कुमार हैं और आप पुरानी दिल्ली की एक चौल। सड़क पर दो लड़के जाने क्या बातें कर रहे थे कि बगल से गुजरते एक 15 साल के लड़के को बहुत बुरा लगा। वो उन दोनों से झगड़ने लगा। बात की बात में इतना भड़क उठा कि मारपीट करने लगा। अचानक वहाँ दो पुलिस वाले आए और वे डंडे से उस लड़के को पीटने लगे, बेतहाशा पीटने लगे। इतने में उसके पिता वहाँ आ पहुँचे और मान मनौती मिन्नत करके उसको बचा के वहाँ से लेके गए। उस दिन उसका हाथ उन्होंने अपने सिर पर रखकर उसको कसम खिलाई कि ज़िंदगी में कभी भी वो गुस्से में अपना आपा नहीं खोएगा। यही 15 बरस का लड़का कुछ साल बाद बड़ा होकर बना हिंदी सिनेमा का भरत कुमार। आज मैं आपके लिए मनोज कुमार की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। माँ की चीख, भाई की मौत और परिवार के 60 लोगों के नरसंहार के बाद गरीब भिखमंगा हरी कैसे बना बॉलीवुड का भरत कुमार। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और महानायक अमिताभ बच्चन पर ऐसा कौन सा एहसान किया था मनोज कुमार ने कि ये दोनों आज तक उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। क्या है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मनोज कुमार की लड़ाई और बदले की पूरी कहानी। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने कैसे की मनोज कुमार की बेइज्जती और फिर कैसे सिखाया मनोज कुमार ने शाहरुख को सबक। अपने सगे पिता ने ही कैसे मनोज कुमार का चमचमाता करियर बर्बाद कर दिया। ऐसे तमाम बेहद दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मनोज कुमार का जन्म 19 जुलाई सन 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो तब हिंदुस्तान में था, आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है। अधिकतर लोगों को नहीं पता कि मनोज कुमार का असली नाम मनोज कुमार नहीं, हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। मनोज कुमार को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। फिल्में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। 9 साल के थे जब उन्होंने एक फिल्म देखी जुगनू और दिलीप कुमार के मुरीद बन गए। उसी वक्त तय कर लिया उन्होंने कि बड़े होकर उन्हें फिल्मों में हीरो बनना है। लेकिन उनके इन सुनहरे सपनों में आग लग गई, क्योंकि 10 साल के थे जब देश का बंटवारा हो गया। उनके अपने गांव जंडियाला शेर खां, जहां वारिस शाह के नगमे गूंजा करते थे, वहां मजहबी नारे लगने लगे, तलवारें और बंदूक चलने लगी। मनोज कुमार एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कौमी दंगों में उनके अपने परिवार के तकरीबन 60 लोगों का कत्ल हुआ था। सिर्फ मनोज, उनकी माँ, उनके पिता और उनकी छोटी बहन ललिता जान बचाकर, सब कुछ गंवाकर किसी तरह से वहाँ से भागकर दिल्ली आ गए। यहाँ उन्हें शरणार्थी कैंपों में डाल दिया गया। उस वक्त मनोज की माँ प्रेग्नेंट थी। अच्छा, हालात दिल्ली के भी कोई अच्छे तो थे नहीं। तो ऐसा होता था कि जब भी दंगा या हिंसा शुरू होने लगती, तैसे ही सायरन बजने लगता था। आसपास के लोग इधर उधर भागने लगते थे बचने के लिए। जब मनोज की माँ कैंप हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी दर्द से करा रही थी, तभी सायरन बज गया और डॉक्टर और नर्स उन्हें उसी हाल में छोड़कर अपना भाग गए। उनकी माँ दर्द से तड़प रही थी, छटपटा रही थी और मनोज रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। आखिर चीख चीख कर उनकी माँ बेहोश हो गई और मनोज ने अपने छोटे भाई को देखा जो मर चुका था। मनोज को इतना तेज गुस्सा आया कि
उतनी छोटी सी उम्र में वो डॉक्टर और नर्स को खोजने निकल पड़ी और जैसे ही वो उन्हें मिले उन्हें मारने लगे। उनके पिता आकर उन्हें गोद में उठाकर चुप कराते हुए वहाँ से ले गए। मनोज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके उस नवजात छोटे भाई जो दुनिया में आंख भी नहीं खोल सका, उसे यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया गया। जैसे जैसे वो नदी की गहराई में डूब रहा था, मनोज को लग रहा था उनकी जिंदगी डूबी जा रही है। अपने नवजात भाई की मौत का मनोज के बाल मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसी के बाद वो बेहद चिड़चिड़े और गुस्से वाले बन गए थे। परिवार की माली हालत इतनी खस्ता थी कि भीख मांगकर खाना पड़ता था। सबकी उम्मीदें बस मनोज के कंधों पर थीं। इसीलिए इतने बुरे हालातों में भी मनोज पढ़ने लगे। हिंदू कॉलेज से बीए करने लगे। बीए की पढ़ाई के दौरान ही उनकी ज़िंदगी में आई एक लड़की। दरअसल मनोज के कॉलेज के बगल उनका एक दोस्त रहता था, जहां वो अक्सर पढ़ाई के लिए जाते थे। उनके उस दोस्त के घर के सामने वाले घर में वो रहती थी। मनोज अक्सर उसे देखा करते थे, वो भी उन्हें देखा करती थी, पर दोनों एक दूसरे से कभी कुछ कहते नहीं थे। धीरे से मनोज को मालूम चला उसका नाम था शशि। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी, मुलाकातें होने लगी। मनोज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कभी वैसी खतरनाक ख्यालों वाली लड़की उन्होंने देखी नहीं थी, लेकिन वही अब उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी बनती जा रही थी। एक दिन मनोज और शशि दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। इधर लाख भटकने पर भी मनोज को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। अलबत्ता एक दूर के रिश्तेदार मिल गए, लेखराज भाखरी, जो बम्बई में एक फिल्म डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मनोज को देखते ही कहा, यार तू तो बिल्कुल हीरो लगता है। इससे मनोज का हौसला बढ़ गया। बचपन में देखा अपना वो सुनहरा सपना जिसे वो भूल चुके थे, उसे पूरा करने के लिए मनोज दिल्ली से बम्बई चले गए। मनोज की जेब में ढेला भी नहीं था और बम्बई सोने जितनी महंगी। मुश्किल दिन रात सड़कों और बरसाती में काटते और स्टूडियो दर स्टूडियो के चक्कर लगाते, फिल्मों में काम पाने की तलाश में। उन्हें रोल तो नहीं मिला, लेकिन रंजीत स्टूडियोज़ में एमटीएस का काम मिल गया। शूटिंग के दौरान वो कुर्सी कैमरा ठीक करते। जब लाइटिंग की जाती तो उन्हें सामने खड़ा कर फोकस टेस्ट किया जाता था, कैसी पड़ रही है। इसके अलावा वो घोस्ट राइटिंग भी करते, थोड़ी बहुत सीन लिख देते। एक सीन का उन्हें 10-11 रुपये मिल जाता था। 5-6 सीन लिखकर 50-60 रुपये कमा लेते थे। साल 1956 मनोज कुमार की ज़िंदगी में बेहद अहम बन गया, क्योंकि लेखराज भाखरी, उनके वही रिश्तेदार जिनके कहने पर वो बम्बई आए, उन्होंने मनोज को अपने पास बुलाया और बोले कि वो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसका नाम है फैशन, और उसमें उनके पास मनोज के लिए एक रोल है। मनोज खुश हो गए, हीरो का रोल, क्योंकि वो तो उन्हें बिल्कुल हीरो जैसे लगते हैं। लेखराज ने कहा, नहीं, एक बीमार 90 साल के बुढ़े भिखारी का रोल। मनोज कुर्सी से गिर पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ कर दी। 19 साल के मनोज कुमार ने 90 साल के बीमार बूढ़े भिखारी के तौर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद सहारा, चांद, हनीमून जैसी 3-4 फिल्मों में उन्होंने 1-2 सीन का काम किया। साल 1960 में जब एक फिल्म के प्रीमियर पर मनोज लाइटिंग सेट कर रहे थे कि डायरेक्टर एच.एस. रॉयल की नज़र उन पे पड़ी। वो उनके पास पहुँचे, टटोल कर उनका चेहरा अपनी ओर घुमाया, 1 मिनट तक निहारा और फिर उन्हें अपनी फिल्म में हीरो का रोल ऑफर कर दिया।
हीरो का रोल मनोज को यकीनी नहीं हुआ। इस तरह साल 1961 में रिलीज होने वाली फिल्म कांच की गुड़िया में मनोज कुमार ने पहली बार बतौर हीरो काम किया। मनोज फुल कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म सुपर हिट होगी और वो स्टार बन जाएंगे। अब कष्ट के दिन बीत गए। इसी खुशी में वो दिल्ली लौटे, सबको अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई, अपनी शशि से शादी की और उसे साथ लेकर फिर बम्बई चले गए। पहुँचे तो पता लगा कि फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज़ हुई और बुरी तरह पिट गई, बुरी तरह फ्लॉप हुई, धुर्वी उड़ गई। इसके बाद सुहाग, सिंदूर, पिया मिलन की आस, रेशमी रुमाल, इन और 4 फिल्मों की भी धज्जियाँ उड़ गईं। अब तो मनोज बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब वो एक फ्लॉप एक्टर बन चुके थे। करियर जो शुरू हुआ था ख़त्म होने के कगार पर था। दुनिया में अपने डंके भी बजा दिए थे, शशि से शादी भी कर लिए थे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस अंधियारे दौर में डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की, हरियाली और रास्ता। हालांकि मनोज का अपने ऊपर से भरोसा इतना उठ चुका था कि उन्होंने भट्ट साहब से कहा कि वो पहले अपनी पत्नी से पूछ ले, अगर वो कहेंगी तब वो इस फिल्म में काम करेंगे। शशि ने उनसे कहा कि कहानी बहुत अच्छी है, किरदार उनका अच्छा है, उनको कर लेना चाहिए। साल 1963 में रिलीज़ होने वाली फिल्म हरियाली और रास्ता ने मनोज कुमार के करियर का चौक पलट के रख दिया। ये फिल्म सुपर हिट हुई और मनोज कुमार भी। कहते हैं कि इस फिल्म के बाद मनोज कुमार का स्टारडम शुरू हो गया और मनोज कुमार ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इसके बाद 60 के दशक में मनोज कुमार ने डॉक्टर विद्या, गृहस्थी, शादी, गुमनाम, वो कौन थी, नीलकमल, सावन की घटा, अनीता, दो बदन, आदमी, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम जैसी कई फिल्मों में आशा पारेख, मुमताज, नंदा, शर्मिला टैगोर, सायरा बानू, माला सिन्हा जैसी कई हीरोइनों के साथ काम किया और बन गए बॉलीवुड के स्वीट, हैंडसम, जेंटल, रोमांटिक हीरो। मनोज कुमार के करियर में एक कल्ट आया जब एक दिन उनके दोस्त प्रोड्यूसर केवल कश्यप ने उनसे कहा कि पंजाब घूमने के दौरान उनके जहन में शहीद आज़म भगत सिंह पर एक फिल्म बनाने का ख्याल आया। कैसी लगी? मनोज कुमार को भी ये आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि भगत सिंह वो खुद बनेंगे और उन्होंने रिसर्चिंग शुरू कर दी। इस दौरान उनको पता लगा कि भगत सिंह की असली माँ विद्यावती देवी चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो उनसे मिलने पहुँचे। भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह जी ने विद्या माँ को बताया कि भैया पर जो फिल्म बन रही है उसमें ये भैया बनेंगे। मनोज कुमार बताते हैं कि विद्या माँ ने 2 मिनट तक उनके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर बोली, हाँ लगता तो है मेरे भगत के जैसा। मनोज कुमार बताते हैं कि यह सुनकर वो इतना इमोशनल हो गए कि उनकी ही गोदी में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले रही थीं। मनोज कुमार ने उनसे कहा, बेबे दवाई खा ले। उन्होंने कहा, चल तू कहता है तो खा लूँगी। शहीद वो पहली फिल्म थी जिसे मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया। आज तक बॉलीवुड में भगत सिंह पर कई फिल्में बनी, लेकिन शहीद जैसी कोई नहीं। हो भी कैसे? जिस फिल्म की स्क्रिप्ट खुद बटुकेश्वर दत्त ने लिखी हो वो अलहदा तो होगी ही। शहीद ज़बरदस्त हिट हुई। इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। जब तत्कालीन INB मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मनोज कुमार को ये अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो वो अपने साथ विद्या माँ को भी लेकर गए और वो अवार्ड्स उन्होंने विद्या माँ को दिलवाया।
उस वक्त हॉल में जितनी भी आंखें थीं नम थीं। शहीद फिल्म को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखा। उन्हें बहुत अच्छी लगी। अगले दिन मनोज कुमार के पास संदेश आया कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री उनके साथ चाय पीना चाहते हैं। ये बड़े गर्व का पल था। अगली शाम चाय पर चर्चा के दौरान शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा कि उनका एक नारा देश में बड़ा मशहूर हुआ, जय जवान जय किसान। क्या इस पर वो कोई फिल्म बना सकते हैं? मनोज कुमार ने उनसे पक्का वादा किया, ज़रूर बनाएंगे। वादा तो कर दिया, अब निभाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? उन्होंने कुछ पानी की बोतलें खरीदी, स्टेशन पर मिलने वाली पूड़ी सब्जी के 2 डिब्बे और दिल्ली से बम्बई जाने वाली डीलक्स ट्रेन में चढ़ गए। 24 घंटे बाद जब बम्बई स्टेशन पर उतरे तो उपकार फिल्म की कहानी तैयार हो गई थी। ये वो पहली फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार ने अपना नाम भारत रखा। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट तो हुई ही, साथ ही इस फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती भारतीय समाज में देशभक्ति का पर्याय बन गया, धरती की महिमा का प्रतीक बन गया। उपकार फिल्म का लोगों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा, इसका एक किस्सा मनोज कुमार बताते हैं कि एक दिन उनसे एक आदमी मिला। उसने बताया कि वो राजस्थान में गेहूं का व्यापारी है और खूब काला बाजारी करता था, गोरख धंधों का आदी। लेकिन जब से उसने उपकार फिल्म देख ली, उसने ये काला रास्ता छोड़ दिया और ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगा। सिर्फ वही नहीं, उसके और व्यापारी दोस्त भी बेईमानी को छोड़ ईमान के रास्ते पे आ गए। उन सबको इस धरती की, इस खेतों की महत्ता समझ में आ गई। इसके बाद मनोज कुमार ने एक और देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म बनाई, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म कालजयी बन गई। इस फिल्म के बाद मनोज कुमार को बॉलीवुड का भारत कुमार कहा जाने लगा। इसके गानों के बगैर आज भी देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज, किसी फंक्शन के किसी भी देशभक्ति इवेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती, हो ही नहीं सकता। वो फिल्म पूरब और पश्चिम का लोगों पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा, इसका एक किस्सा मनोज कुमार बताते हैं कि एक बार उन्हें एक इंडो अमेरिकन डॉक्टर मिले। उन्होंने मनोज कुमार को बताया कि पिछली कई पीढ़ियों से उनका परिवार अमेरिका में रह रहा है और वो पूरे अमेरिकी हो चुके हैं। लेकिन पूरब और पश्चिम फिल्म देखकर सिर्फ उनके ही नहीं, उनके बच्चों के दिल में भी भारत जाग उठा और अब आलम यह है कि उनका पूरा परिवार भारत में रहने लगा है ताकि उनकी आने वाली नस्लें भारत के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, भला कर सकें। मनोज कुमार को लगा चलो पूरब और पश्चिम बनाना सफल हुआ। 70 के दशक में मनोज कुमार की बेईमान, बलिदान, अमानत, शोर, 10 नंबरी, यादगार, पहचान, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी जैसी कई हिट फिल्में रिलीज हुईं। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दी, हीरे जैसे कलाकार भी दिए। धर्मेंद्र एक दिन बम्बई के संघर्षों से थक हार कर, निराश होकर घर जाने का मन बना चुके थे। सामान बांधकर लुधियाना जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। 5 मिनट बचे थे छूटने को। अचानक उन्होंने खिड़की से देखा मनोज कुमार प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। मनोज कुमार जल्दी से डिब्बे में घुसे और धर्मेंद्र के मना करते हुए भी एक हाथ से उनका बैग और एक हाथ से उनका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींचकर उन्हें ट्रेन से बाहर उतार कर लाए और फिर प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठकर 1 घंटा उन्हें समझाते रहे, डांट लगाई, मोटिवेट किया। उनके कारण ही धर्मेंद्र ने कुछ दिन और बम्बई में रुकने का फैसला किया और नतीजा ये हुआ कि वो बॉलीवुड के हीमैन बन गए। कुछ ऐसा ही अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। जब
एक दौर में उन्हें काम नहीं मिल रहा था, फिल्मों में रोल नहीं मिल रहा था, बॉलीवुड में कोई उन पर यकीन ही नहीं दिखा रहा था। तब मनोज कुमार ने उन पर भरोसा किया और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया। इसीलिए अपनी सफलता के लिए अमिताभ बच्चन मनोज कुमार का भी एक बड़ा योगदान मानते हैं, उनका एहसान मानते हैं। 70 के ही दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मनोज कुमार की टसल टक्कर की कहानी भी बड़ी मशहूर हुई। देश में आपातकाल लगने का बॉलीवुड के जिन चंद चेहरों ने विरोध किया उसमें मनोज कुमार अग्रणी थे, लेकिन फिर भी आईएनबी मिनिस्ट्री ने मनोज कुमार को इमरजेंसी के फ़ायदे दिखाती एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का जिम्मा सौंप दिया। अमृता प्रीतम की लिखी स्क्रिप्ट उनको भेज दी। पहले तो मनोज कुमार ने वो स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक दी और फिर टेलीफोन पर अमृता प्रीतम को खूब कोसा, इतना कि अमृता प्रीतम को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। इससे मनोज सरकार की नज़रों में चढ़ गए। इंदिरा गांधी ने उनसे बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद मनोज कुमार की फिल्म शोर रिलीज़ होने वाली थी। सरकार ने रिलीज़ होने से पहले ही उसे दूरदर्शन पर टेलीकास्ट कर दिया, कुछ वैसा ही जैसे आज के दौर में फिल्में लीक हो जाती हैं। इसीलिए जब शोर थिएटर में रिलीज़ हुई तो बहुत भारी फाइनेंशियली लॉस हो गया। उसके कुछ दिनों बाद जो फिल्म 10 नंबर ही रिलीज़ होने वाली थी, मनोज कुमार को उससे बहुत उम्मीदें थीं, उस पर सरकार ने बैन लगा दिया। मनोज कुमार ने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन इमरजेंसी का दौर, क्या होने वाला था कचहरी में। बस मनोज कुमार ने अपने वकील को फीस के तौर पे जो लाखों रुपए दे डाले वो पानी में बह गए। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब मनोज कुमार की ये फिल्म रिलीज़ हुई। 1981 मनोज कुमार अपनी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर मानते हैं, क्योंकि इस साल उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट क्रांति बनाई और इसमें उन्होंने अपने रोल मॉडल, अपनी इंस्पिरेशन दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया। मल्टी स्टार मोतियों से सजी ये फिल्म बनाने में मनोज कुमार को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। 2 करोड़ की लागत में बनने वाली ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तब 20 करोड़ की छप्पड़ फाड़ कमाई की, जिससे मनोज की झोली भर गई। वैसे इस फिल्म से मनोज कुमार की ज़िंदगी की अगर सबसे बेहतरीन याद जुड़ी है तो सबसे बुरी याद भी जुड़ी है। दरअसल जिस तरह से मनोज कुमार ने क्रांति को बनाने में अपना पूरा दिल उड़ेल कर रख दिया था, तो उनके पिताजी ने ये मन्नत मानी थी कि क्रांति हिट हो जाए। जब हिट हो गई तो वो मन्नत पूरी करने के लिए और दर्शनों के लिए वज्रेश्वरी के मंदिर गए। लौटते वक्त तंसा नदी में उन्हें कुछ प्रवाहित करना था। ड्राइवर से उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा और पुल पर चलने लगे। बीच पुल पर पहुंचकर नदी में प्रवाहित करने लगे कि तभी पांव फिसल गया और वो भी नदी में गिर पड़े, बह गए, मिले ही नहीं। दिनों के बाद उनकी लाश बरामद हुई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ड्राइवर की साजिश थी, वो अपने आप नहीं गिरे, उनका पाँव नहीं फिसला था, उसने पीछे से आकर उनको धक्का दे दिया था। यानी ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। जो भी था, लेकिन मनोज कुमार की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि मनोज कुमार को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपने आप को घर ही में बंद कर लिया, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, दिन दिन भर बस दारू पीते रहते थे। उनका वज़न बढ़ने लगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी के बाद मनोज कुमार के करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। इसीलिए कुछ फिल्म पत्रकार मनोज कुमार के अवसान के लिए उनके पिताजी की मौत को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस दुर्घटना के बाद मनोज कुमार का मन, जहन पहले के जैसा रह ही नहीं गया। इसीलिए 80 के दशक में उन्होंने कलयुग और रामायण,
क्लर्क, संतोष, देशवासी जैसी बेकार की बेहुदा फिल्में बनाई और अपना नाम और पैसा दोनों बर्बाद किया। बहरहाल 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म मैदान जंग बॉलीवुड की वो आखिरी फिल्म बन गई जिसमें मनोज कुमार ने बतौर एक्टर काम किया। साल 2007 में मनोज कुमार और शाहरुख खान के बीच टसल, टक्कर और लड़ाई की खबरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल हुआ ये कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मशहूर फिल्म ओम शांति ओम मनोज कुमार ने देखी और उन्हें लगा कि इसमें उनकी बेइज्जती की गई है। डायरेक्टर फराह खान और शाहरुख खान से उन्होंने इस बारे में बात की। उन्हें यकीन दिलाया गया कि इस सीन को फिल्म से हटा दिया जाएगा, मगर नहीं हटाया गया। तो मनोज कुमार ने फिल्म के प्रोडक्शन हाउस यानी शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा कर दिया। उन्हें मनाने की बहुत कोशिश हुई मगर वो नहीं मान रहे थे। इसी दौर में एक दिन शाहरुख खान अपनी अम्मी की एक दोस्त सविता देवी, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचे तो चौंक ही गए क्योंकि सविता देवी के बेड के बगल मनोज कुमार बैठे हुए थे। वो समझ नहीं पाए कि मनोज जी यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि सविता देवी असल में मनोज कुमार की सास हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। कहते हैं कि वहाँ भी शाहरुख खान ने मनोज कुमार से बहुत माफ़ी मांगी और तब सविता जी ने मनोज कुमार से कहा कि वो शाहरुख को माफ़ कर दें। तब कहीं जाकर मनोज कुमार ने शाहरुख को माफ़ किया। साल 2015 में मनोज कुमार की हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी इसी 4 अप्रैल 2025 को लंबे वक्त से बीमारियों से जूझते, संघर्ष करते मनोज कुमार हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिलचस्प बात बताऊं, मनोज कुमार ने अपने तकरीबन 45 साल के लंबे करियर में सिर्फ 50 फिल्मों में ही काम किया। इनमें से भी सिर्फ 7-8 फिल्में ही देशभक्ति वाली थीं। इनमें से भी सिर्फ 5 फिल्में थीं जिनमें उनका नाम भारत था। लेकिन ये 5 फिल्में मनोज कुमार के पूरे करियर पर भारी हो गईं और वो बॉलीवुड के भारत कुमार बन गए और हमेशा ही मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के भारत कुमार के तौर पर ही याद किए जाएंगे। भारत कुमार, इस पहचान का कई बार मनोज कुमार को फ़ायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कई बार बहुत सम्मान मिलता है, कई बार परेशानी में भी पड़ जाते हैं। मनोज कुमार एक इंटरव्यू में एक किस्सा बताते हैं कि एक बार वो अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खाने के बाद अपनी जेब से सिगरेट निकालकर सिगरेट के कश लगाने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की उनकी ओर बड़े ही गुस्से में चली आ रही है। वो लड़की तमतमाई हुई उनके सामने आई और बोली, आप भारत कुमार हैं और फिर भी ऐसी हरकत करते हैं। आप भारत कुमार हैं और आप सिगरेट पीते हैं। मनोज कुमार के मुताबिक उसी पल उन्होंने सिगरेट बुझाकर फेंक दी और फिर जिंदगी भर ताउम्र सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने।